प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हेलो व्यूअर्स, हेल्थ शो में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश है कि माइंड और बॉडी के रहस्यों, माइंड और बॉडी की मिस्ट्री से पर्दा हटाएं और आप तक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं एक साधारण भाषा में। इस सीरीज़ के हर एपिसोड में हम एक बीमारी की चर्चा करेंगे। वो बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, उसे बचा कैसे जा सकता है और उसका इलाज क्या है। हर एपिसोड में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल होगा जो आपके सवालों के जवाब देगा। साथ ही हम आपको यूज़फुल हेल्थ टिप्स देंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हर हफ्ते हम आप तक वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन की दिलचस्प और ताज़ा खबरें भी पहुंचाएंगे। तो आइए आज चर्चा करते हैं शरीर के बड़े दरवाजे पे खड़े गार्ड यानी दांतों की। हंसता मुस्कुराता चेहरा सबको भला लगता है। अच्छी हंसी, अच्छी मुस्कुराहट वाले किसी भी व्यक्ति से बात करने का मन करता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मुस्कुराहट सुंदरता में 4 चांद लगा देती है और अच्छी मुस्कुराहट के लिए अच्छे दांत होना भी ज़रूरी है। चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के अलावा दांत शरीर में जाने वाले हर खाने की चीज़ को चबाते हैं। इसीलिए अगर दांत साफ सुथरे एवं स्वस्थ नहीं होंगे तो सारा शरीर उससे प्रभावित होगा। दांतों की बनावट और उनमें होने वाली बीमारियों के बारे में जान लिया जाए। दांतों के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले हम आपको बताते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और उनकी बनावट क्या है। दांतों के एक सेट या बत्तीसी में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर, इनका काम खाने को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करना होता है। कैनाइन, यह खाने को काटते नहीं बल्कि खींचकर फाड़ते हैं। प्रीमोलर्स, इनका काम खाने को कुचलना है। मोलर्स, और यह दांत खाने को पचाने के लिए अच्छी तरह पीसते हैं। इनेमल, यह दांतों का सबसे सख्त, मजबूत और बाहरी हिस्सा होता है जो वैसे साधारण दिखने से भी दिखाई देता है। पल्प, यह दांत का सबसे महत्वपूर्ण और वाइटल हिस्सा है। इस हिस्से में दांत तक सप्लाई बनाए रखने के लिए नसें और रगें होती हैं। रूट्स, यह हिस्सा दांत की जड़ें हैं जो दिखाई नहीं देता। इसमें एक रूट कैनाल होती है और इस कैनाल में पल्प यानी नसें और रगें होती हैं। गम, यह गुलाबी रंग के गद्देदार टिश्यूज होते हैं जो दांतों को और उनकी जड़ों को ढके रहते हैं। साथ ही साथ यह नीचे वाली हड्डी को भी सहारा देते हैं। यह चबाते समय लगने वाले झटकों को झेलते हैं यानी एब्जॉर्ब करते हैं। दांतों की बनावट और शरीर में दांतों की इम्पोर्टेंस तो अब आपको पता चल गई। देखा, बनाने वाले ने शरीर के इतने छोटे से भाग को कितनी जिम्मेदारी का काम सौंपा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि कुदरत की तरफ से तोहफे में मिले इन कीमती मोतियों को संभाल कर रखें और उनको बीमारियों से बचाएं। आपकी सहायता के लिए आइए हम आपको दांतों की बीमारियों और उनके कारणों के बारे में और जानकारी दें। खाने में मिली शुगर को अगर साफ न किया जाए तो वो एक एसिड बना देती है। यह एसिड दांतों की हिफाजत करने वाली लेयर को नुकसान पहुंचा देता है और दांतों में कैविटी पैदा कर देता है। एक बार कैविटी पैदा हो जाए तो फिर उसके लिए या तो दांत को उखाड़कर निकालना पड़ता है या फिर कैविटी को भरना पड़ता है। यह फैसला कैविटी की गहराई को देखकर किया जाता है। अगर दांत को उखाड़ने का फैसला किया जाए तो जिस दांत को निकालना हो उसको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है
जो मसूड़े और दांत को सुन्न कर देता है और दर्द का एहसास नहीं होता। उसके बाद औजारों की मदद से दांत को मसूड़ों से अलग कर दिया जाता है। दांतों की जड़ें भी अलग कर दी जाती हैं और दांत आराम से निकल आता है। रुई का फाया रखकर खून रोक दिया जाता है। मरीज को 6 घंटे तक खाने पीने से मना किया जाता है और 6 घंटे के बाद वो कोई ठंडी चीज पी सकता है और 10 घंटे बाद हल्का फुल्का ठंडा खाना खा सकता है। गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर खून फिर से आए तो दोबारा रुई का फाया रखा जा सकता है। डेंटल ब्रासेस, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा किया जाता है। अगर दांतों के बीच जगह हो तो सीधे ही ब्रासेस लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर दांतों के बीच जगह नहीं हो तो एक दांत उखाड़ना पड़ता है ताकि दांतों को सीधे होने के लिए जगह मिल जाए। हर दांत पर एक एंकर लगाया जाता है जो उसे कसकर जकड़े रहता है। फिर हर एंकर से एक वायर ब्रास जोड़ा जाता है जो कसकर हर दांत को अपनी सही जगह पर दबाता रहता है। समय समय पर ढीला पड़ने पर ब्रासेस को कसते रहते हैं। दांतों को सीधा करने के लिए ब्रासेस लगभग 2 साल लगे रहते हैं और अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा समय तक लगाए जा सकते हैं। आइए विस्तार से चर्चा के लिए चलते हैं हम पैनल डिस्कशन की तरफ। आइए बात करते हैं दांतों की सेहत यानी डेंटल हेल्थ के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। आज हमारे साथ हैं 2 एक्सपर्ट्स, 2 डेंटल सर्जन्स, प्रोफेसर नसीम शाह और डॉक्टर महेश चौहान। आप दोनों का स्वागत है हेल्थ शो में। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आदमी ये कैसे डिसाइड करे कि कौन सा टूथब्रश खरीदना चाहिए। बहुत सारे टूथब्रशेस अवेलेबल हैं। कोई कहता है कि ब्रिस्टल्स का साइज़ इंपॉर्टेंट है, तो कोई कहता है हेड साइज़ इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है कलर इंपॉर्टेंट है। ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए? डॉक्टर सिबल, अच्छा क्वेश्चन है आपका। टूथब्रशेस यूजुअली लोग एडवर्टाइजमेंट्स के ज़ोर पे ले लेते हैं और उन्हें मालूम नहीं चलता कि कौन सा टूथब्रश वास्तव में अच्छा है और कौन सा उनके लिए अप्रोप्रिएट है। टूथब्रश लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए उनके मुंह के, उनके एज के, साइज़ के हिसाब से। यूजुअली देखा गया है कि लोग का मुंह या तो बहुत छोटा है और वो इतना बड़ा टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं कि वो सब जगह मुंह में पहुंच नहीं रहा है। तो जिस साइज़ का मुंह हो उस साइज़ का टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। आम तौर पे अगर जो छोटे टूथब्रश यूज़ करें तो फिर अच्छा रहता है कंपेयर टू के बड़े टूथब्रश यूज़ किए जाए जो कि मुंह में सब जगह जा नहीं सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि टूथ के ब्रिसल्स जो है टूथब्रश के, यानी कि जो उसके साफ़ करने वाले जो नायलॉन के ब्रिसल होते हैं वो सॉफ्ट हो। लोगों की ये धारणा होती है कि ज़्यादा हार्ड ब्रश या मीडियम ब्रश ज़्यादा अच्छा साफ़ करेगा। ऐसी बात गलत है। सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए जो कि मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उसका जो साइज़ है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। डॉक्टर शाह, ये बताएं कि टूथब्रश तो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, डेंटल फ्लॉस का क्या यूज़ है और क्या आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि दांतों के बीच की जो जगह है उसे ब्रश से ठीक तरह साफ नहीं किया जा सकता। लेकिन हर एक केस में डेंटल फ्लॉस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल ना किया गया तो फ़ायदे की जगह ज़्यादा नुकसान होने का खतरा है। उसको इस्तेमाल इस पोजीशन में करना चाहिए जबकि दांत टेढ़े मेढ़े हो और उसके बीच में ब्रश से साधारणतः सफाई ना हो सकती हो। दूसरे, कभी एक आधा दांत निकल चुका है और आजू बाजू के दांत बहुत टिल्ट हो चुके हैं, तो ऐसी पोजीशन में डेंटल फ्लॉस इंडिकेटेड है और उसको इस्तेमाल करने का भी एक सही तरीका है, जिसको कि बहुत धीरे से 2 दांतों के बीच में से स्लाइड करना होता है और अगर बहुत जोर से पुश किया तो नीचे के मसूड़ों को वो इंजरी कर सकते हैं और मसूड़े रिसीड कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हम रूटीन केसेस में डेंटल फ्लॉस नहीं रेकमेंड करते हैं अनलेस पर्सन इज वेल एजुकेटेड, उसको पता है सही तरीका और गलत तरीके से क्या नुकसान हो सकते हैं। रूटीन वे में हम डेंटल फ्लॉस नहीं कहते, बट अगर कोई कर सकता है और सही ढंग से कर सकता है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर ओरल हेल्थ, क्योंकि दांतों के बीच की जो सरफेसेस है उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो सकती है डेंटल फ्लॉस से। डॉक्टर शाह, ये बताएं कि हमारे मुल्क में कहते हैं कि कैरीज
या दांतों की इन्फेक्शन जो है उसका इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इसकी वजह क्या है? ये बात बहुत सच है, अनफॉर्चुनेटली ये बात सच है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेंटल केरीज का इंसिडेंस है, डेवलप्ड कंट्रीज में पहले बहुत ज़्यादा कीड़ा लगता था। जैसे कि यूरोपियन देशों में, अमेरिकन देशों में देखा गया था कि डेंटल केरीज बहुत हाई थी, जबकि इंडिया में उसका इंसिडेंस बहुत लो था। इट वाज 30% ऑफ द पॉपुलेशन जो पहले डेंटल केरीज से पीड़ित था। अब ये देखा गया है कि ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज में डेंटल केरीज पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है और वहाँ डेंटल केरीज इंसिडेंस लोअर होता जा रहा है, जबकि इंडिया में और अदर डेवलपिंग कंट्रीज में ये इंसिडेंस देखा गया है दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको पता हो कि डेंटल केरीज किस कारणों से होती है, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से या कार्बोहाइड्रेट फूड स्टफ्स लेने से डेंटल केरीज बहुत होती है और ये कारण हमारे देश में अब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तरह तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल है, सॉफ्ट डाइट अवेलेबल है, जंक फूड की तरफ लोग दौड़ते जा रहे हैं, वाइट ब्रेड, सॉफ्ट ब्रेड, ये सारी चीज़ें दांतों पर काफ़ी लंबे अरसे तक चिपकी रहती है और उसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अब ब्राउन ब्रेड की तरफ जाते हैं, वो लोग डाइट कोक और ये सब लेते हैं, स्वीट कंजम्पशन काफ़ी रिड्यूस कर लिया है और वो लोग फाइबर कंटेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। नेचुरल फूड कंज्यूम करना, फाइबर कंज्यूम करना, ये सब बातों पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, जबकि यहाँ पर इन बातों के लिए अवेयरनेस नहीं है। लोगों का एजुकेशन लेवल अभी इतना नहीं है कि ये डीपर मीनिंग वाली बातें समझें और अंधाधुंध वेस्टर्न कंट्रीज का हम अनुकरण करते हैं। इसकी वजह से हम उनके गलत ट्रेंड्स को जल्दी पिकअप कर लेते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण डेवलप्ड कंट्रीज में ये है कि उन्होंने अपने पानी में फ्लोराइड मिला लिया है और फ्लोराइड का बहुत हद तक रोल है डेंटल केरीज पे कंट्रोल रखना, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। लोग समझते हैं कि फ्लोराइड बिल्कुल दांतों के लिए फ़ायदा नहीं करता, बल्कि बहुत सारे उसके और टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट है। ये बात सही है कि फ्लोराइड अधिक मात्रा में काफ़ी सारे शरीर में नुकसानदेह काफ़ी उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस, बट अगर उसको ट्रेस मात्रा में पानी में मिलाया जाए तो फ्लोराइड बहुत हद तक डेंटल केरीज को काबू करने में मदद करते हैं। इसीलिए हम डेंटल प्रोफेशन के लोग ये बहुत एम्फसिस करते हैं कि एटलीस्ट टॉपिकल एप्लीकेशन फ्लोराइड का हो और इसीलिए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना चाहिए और सुबह शाम ब्रशिंग करनी चाहिए और डाइट के बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए। एक पीडियाट्रिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है और बाकी पीडियाट्रिशियंस भी देखते हैं कि जिन बच्चों को बॉटल फीड करते हैं, खासकर रात को बच्चे को दूध दे दिया जाता है सोने के समय और उसमें चीनी होती है, तो इन बच्चों में केरीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे आप? ये आपने एक बहुत सही मुद्दा उठाया है। हमारे पास कई बच्चे आते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के, और उनके ऊपर के सामने के दांत पूरे के पूरे गल चुके होते हैं और अगर पूछा जाए तो ये माँ बाप अक्सर बताते हैं कि बच्चे को रात में दूध की बोतल देते थे और इससे क्या होता है कि दूध पूरा दांतों को फ्लड कर देता है और वो मीठापन मुंह में और दांतों में बना रहता है। रात में ये भी होता है कि मुंह में सलाइवेशन बहुत कम होता है, मतलब कि रात में मुंह में थूक बहुत कम बनता है। तो थूक का एक महत्वपूर्ण रोल ये है कि वो दांतों को धोकर दांतों को जल्दी साफ कर देता है। अब रात के वक्त बिकॉज थूक बहुत कम बनता है और मुंह के दांतों के आसपास सारा दूध फैला होता है, मीठापन रहता है, तो दांत सारे डीकैल्सिफाई होके गल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप ये बात समझें और रात में अगर बच्चे को भूख लगती है पानी ही दें, प्रॉपर फीडिंग कर ले, रात के 8 या 9 बजे फाइनल फीडिंग करके बच्चे का मुंह अच्छी तरह से साफ करके बच्चे को सुलाएं। डॉक्टर चौहान ये बताएं कि एक बार जब केरीज हो जाता है तो उसका इलाज क्या है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? केरीज का सबसे जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज सबसे इजी ट्रीटमेंट जो है ये है कि उसे होने ही ना दिया जाए, यानी कि प्रिवेंशन। जब बच्चे के दांत इरप्ट होते हैं मुंह में, स्पेशली फर्स्ट मोलर 6 साल की और 12 साल की उम्र में सेकंड मोलर्स, फिर तो उनकी बनावट ऐसी होती है कि उसमें बहुत ही डीप ग्रूव्स होते हैं, तो उसको एक रेजिन यानी कि प्लास्टिक लाइक के पदार्थ से
उसको सील कर देते हैं, जिससे कि उसमें कीड़ा लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। उसको डेंटल सीलेंट्स कहते हैं, ये प्रिवेंशन के लिए है। दूसरा, जब कैरीज हो जाए यानी कि कीड़ा जब लग गया हो तब क्या करना, इसके लिए ये उपाय है कि पीरियोडिकली लोग अपने मुंह को चेक किया करें शीशे में देख के कि कहीं कोई काला स्पॉट तो नहीं है। अगर जो काला स्पॉट या ब्राउन स्पॉट कहीं लगता है तो तुरंत डेंटिस्ट से जाके उसकी फिलिंग कराएं। यानी कि कैरीज जब इनिशियल स्टेजेस में होगी, जब इनेमल और डेंटिन में ही होगी, यानी कि ऊपर की लेयर्स में ही होगी, तब तो उसकी सिंपल फिलिंग करने से यानी कि उसको भरने से उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी डॉक्टर महेश चौहान ने बताया कि अगर डेंटल केरीज को रोका ना गया तो वो धीरे धीरे दांतों की ऊपरी परत इनेमल से फिर नीचे जाता है डेंटिन में, और डेंटिन से फिर वो दांत के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जिसको कि पल्प कैविटी कहते हैं उस तक पहुंच जाता है। और शुरुआत में ये डेंटल केरीज बहुत पेनलेस होती है, इसीलिए ज़्यादातर देखा गया है कि लोग बहुत देर में डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। जब वो डेंटिन में पहुंच जाता है तब दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, फिर भी कई लोग उसको निग्लेक्ट करते रहते हैं, और जब बहुत शार्प शूटिंग पेन होने लगता है तब वो डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो ऐसी हालत में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दांत को क्या करना है, दांत को बचाना है या दांत को निकालना पड़ता है। ये हर एक दांत को बचाया जा सकता है अगर उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर अच्छा हो, जबकि उसके मसोड़े और आजू बाजू का बोन बहुत फर्म हो, तो ऐसे दांतों को ज़रूर बचाया जा सकता है। इस इलाज को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें जो पल्प है वो धीरे धीरे नेक्रोज हो जाता है, मतलब कि पल्प की डेथ हो जाती है, तो ये सारा सड़ा हुआ टिश्यू जो है उसको निकाला जाता है और रूट के अंदर तक पहुंचकर सारे डेड मटेरियल टिश्यू को निकालकर हम साफ करते हैं और उसके अंदर फिर बहुत आसेप्टिक कंडीशन में फिलिंग करते हैं, और इसको रूट कैनाल कहते हैं। क्या ऐसा कोई अब टेक्नोलॉजी है, क्या ऐसी कोई टेक्निक है जो दांत जिन पे धब्बे हैं, जो स्टेन्ड हैं, क्या उनको फिर से सफ़ेद मोतियों जैसा बनाया जा सकता है? स्टेनिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ अब अवेलेबल है जिसे लेमिनेशन कहते हैं या विनेयरिंग कहते हैं। यानी कि जिसके दांत परमानेंटली जिसमें धब्बे पड़े हुए हो, और खासकर जो इंट्रिंसिक स्टेन हो, यानी कि एक स्टेन तो वो होता है जो दांत के ऊपर बैठ जाता है, कोई कलर, दाग धब्बा, स्मोकर्स वगैरह का, वो तो क्लीनिंग करके चला जा सकता है, पॉलिशिंग करके जा सकता है। लेकिन जो इंटरनल स्टेनिंग होता है, जो दांत के अंदर ही पीलापन है या ब्राउनपन है, वो कैसे छुपाएं? तो उसको छुपाने के लिए और परमानेंटली उसको ठीक करने के लिए हमारे पास जो है टेक्निक वो लेमिनेशन की है। लेमिनेट यानी कि जैसे लकड़ी के लेमिनेट किसी ने सुना होगा, लकड़ी पे लेयर लगा दी जाती है, ऐसे बहुत ही पतली आधे मिलीमीटर की लेयर होती है जो कि या तो कंपोजिट मटेरियल की या तो पोर्सिलिन मटेरियल की बनाई जाती है, और इसकी बाकायदा शेड गाइड होती है। 16 के करीब शेड होते हैं, और भी शेड हो सकते हैं, कि पेशेंट को शेड कार्ड दिखाया जाता है कि आप किस शेड के दांत चाहते हैं, एंड पेशेंट कैन जस्ट सिलेक्ट एंड पिक इट अप कि मुझे ये वाइट चाहिए, मुझे मॉडरेटली वाइट चाहिए या येलो चाहिए, कैसा भी चाहिए। और उसको लगाने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। दांत के ऊपर सिंपली वो लेयर को एडिसिव से चिपका दिया जाता है, और उसमें न वो कभी उतरता है, न उसका कभी रंग चेंज होता है, और न ही उस पर और कोई दाग धब्बा चढ़ता है। तो इस टेक्निक को लेमिनेशन कहते हैं। क्या ये परमानेंट है लेमिनेशन? एक बार लग जाए तो फिर इंडेफिनिट? जी, लेमिनेशन परमानेंट टेक्निक है। अच्छी तरह बॉन्ड किया हुआ लेमिनेट कभी भी नहीं उतरता। इसका जो बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होता है वो नेचुरल दांत के इनेमल और डेंटिन के स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा होता है, और इससे न केवल हम रंग बल्कि शेप और साइज़ भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं लेमिनेशन से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौहान और डॉक्टर शाह, आपने बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी, लैमिनेशन से इम्प्लांटेशन से स्ट्रेटनिंग से रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक। थैंक यू वेरी मच। तो फिर सबसे पहले ये बताते हैं कि ब्रश करने का उचित या सही तरीका क्या है, क्योंकि लोग आमतौर पर ये शिकायत करते हैं कि वो बहुत सारा समय ब्रश करने में बिताते हैं, फिर भी उनके दांत खोखले हो रहे हैं। एक दांतों के डॉक्टर से अच्छी सलाह भला और कौन दे सकता है? ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पर रखकर उसका रुख मसूड़ों की तरफ कर लें। इससे मसूड़ों को मजबूती मिलेगी और उनमें फंसे खाने के टुकड़े भी निकल जाएंगे। ब्रश के ब्रिसल्स को एक जगह रखे रखे ब्रश को घुमाइए। एक दांत पर लगभग 10 सेकंड का समय दीजिए। ऊपर और नीचे दोनों तरफ के दांतों को आगे और पीछे दोनों तरफ से इसी तरह साफ कर लें।
the front teeth and the back teeth on the other side. After finishing ऊपर और नीचे दोनों तरफ के दांतों के उस भाग की भी रगड़ रगड़ कर ऐसे ही सफाई करें जो चबाने का काम करता है। on the gums, brushing should be done for a good at least 2 minutes, at least twice a day, morning and at night. लच्छेदार नायलॉन का धागा लेकर उसे बीच की बड़ी उंगली पर लपेट लें और फिर अंगूठे और उंगली की मदद से धागे को दांतों के बीच में डाल डालकर दांतों में फंसे खाने के टुकड़े निकाल लीजिए। ध्यान रहे कि इस काम में मसूड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई चोट ना लगे और फिर आखिर में आहिस्ता आहिस्ता अपने मसूड़ों की मालिश करें। कुछ और हेल्थ टिप्स हैं जो आमतौर पर ख्याल रखने वाली बातें हैं, तो आइए ज़रा जल्दी से उन पर भी एक बार नज़र डाल लें। ऐसा खाना खाएं जिसमें ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स हों। खाने के समय मीठा और चिपकने वाली चीजें ना खाएं। प्लाक को हटाने के लिए हर खाने के बाद दांत ब्रश कर लें। अच्छा ब्रश और टूथपेस्ट प्रयोग करें। दांतों के डॉक्टर को पाबंदी से दिखाते रहें। भी कहा था, काफ़ी हद तक सच कहा था कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आपके दांत आपके लिए अनमोल संपत्ति हैं। आपकी सेहत की चमक आपके दांतों में साफ साफ झलकती दिखाई देती है। रोज़ाना दांतों की सेहत और सफाई के लिए बताए हुए ये 5 स्टेप आपके मुखड़े पर चमकती दमकती मुस्कान लाकर आपकी सुंदरता को 4 चांद लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपके लिए दूसरों के दृष्टिकोण को भी बदल डालेंगे। आपके दांत या आपके शरीर का सुखद्वार कहूँ, अब वो आपके हाथ में है। आप इनका अच्छी तरह ख्याल रखें, ये आपका ख्याल रखेंगे।